चलिए, तो फ्रिक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। फ्रिक्शन के हमने कुछ टाइप्स भी यहाँ पे डिस्कस किए थे। एक था स्टैटिक फ्रिक्शन और एक था डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला म्यू एल आर। ये क्या है? अब देखो, हमने क्या स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई फॉर्मूला पढ़ा था? कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि अगर ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाने पे ये सरकता है? 50 न्यूटन। अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या ये मूव करेगा? नहीं, क्योंकि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 1 न्यूटन। क्या मैंने 25 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये मूव करेगा? नहीं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 25 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना, उसकी इक्वली होती है, क्योंकि बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है। इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला नहीं है। जितना हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी स्टैटिक कंडीशन में ना, रेस्ट में, तो जितना हमने फोर्स लगाया उसको अपोज कर पा रही है, इसलिए तो ये रेस्ट कंडीशन में है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी तो वक्त आएगा कि बॉडी अब मूव करना शुरू कर देगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद बॉडी मूव करना शुरू करती है, उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये कोई एक वैल्यू होगी, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास ये। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? ये म्यू एस, यानी कि स्टैटिक। बॉडी अभी भी स्टेशनरी है, जस्ट मूव करने वाली, इसलिए हमने लिखा है म्यू एस। म्यू एल नाम की कोई चीज नहीं है। म्यू एस और म्यू के। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। उसके बाद हमने काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखा था। कितना इजी फ्रिक्शन का फॉर्मूला है? म्यू इंटू आर। आर क्या है यहाँ पे? रिएक्शन फोर्स। बस यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं। इसके बाद हमने देखा था काइनेमेटिक फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से या लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होता है? हमेशा कम होता है। जब गाड़ी रेस्ट कंडीशन में है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन जब बॉडी मूव करना शुरू कर देगी तब उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये वाले न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस हो चुका है, ये मेरे ख्याल से लास्ट डिस्कस हुआ था, है ना? तो यहाँ पे देखो, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है ना, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो इस ग्राफ को हम लोग ना 3 पार्ट में देखने वाले हैं। आप समझ जाओ कि एक ब्लॉक है, किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, मैं उसे धीरे धीरे फोर्स लगाना शुरू कर रहा हूँ। क्या वो स्टार्टिंग में चलना शुरू कर देगा? नहीं, उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए वो क्या करेगा? अभी चलना शुरू नहीं करेगा। तो ये पहली चीज हो गई। उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ब्लॉक बस अब मूव करने ही वाला है। ये दूसरी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, कंडीशन आ गई। और तीसरा क्या कंडीशन आएगा? कि अब ब्लॉक मूव करना शुरू कर दिया है। तो देखो, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज आप लोगों को बता रहा हूं। ये हमारा ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाने पे ये चलना शुरू करता है? 50 न्यूटन। कुछ भी आप बोल सकते हो कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे 50 न्यूटन, तब ये ब्लॉक चलना शुरू करेगा, उसके पहले ये चलना शुरू नहीं करेगा। मतलब 50 न्यूटन के बाद ये चलना शुरू करेगा। तो जब मैंने लगाया इसके ऊपर फोर्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, क्या ये चलना शुरू करेगा? नहीं। मैं फोर्स लगा रहा हूं फिर भी क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? एग्जैक्टली 1 न्यूटन। जितना आपने लगाया उतना ही लगेगा ये। अगर मान लो ये 2 न्यूटन हो जाएगा, तो बॉडी तो इस तरफ चलना शुरू कर देगी। इसलिए इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? अप्लाइड फोर्स के बराबर। आइए आगे चल के, मैंने लगाया फोर्स इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। अब तो इसको चलना चाहिए, अभी भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। धीरे 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 मैंने करके चला गया फोर्स इक्वल्स टू 49 न्यूटन। तो धीरे धीरे ये भी बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच चुका होगा? 49 न्यूटन। इसीलिए तो बॉडी अभी मूव नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाया। तो इनके बीच रिलेशन देखो, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। तो मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूं। इस ग्राफ में यहाँ पे मैं लगाऊंगा जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, और यहाँ पे रहेगा क्या? फ्रिक्शनल फोर्स।
स्टार्टिंग में मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया था, तो क्या इसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स होगा? कोई फोर्स नहीं होगा। ये पेन रखा हुआ है, इसके ऊपर अभी कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। जब ये मूव करने की कोशिश करेगा तब फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। तो देखो, जब ये फोर्स मैंने जीरो लगाया था तब ये फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना था? जीरो। तो ये पहला वाला पॉइंट मिल गया। जब मैंने इसको लगाया 1 न्यूटन, तो ये भी मुझे मिला 1 न्यूटन। तो देखो, ये 1, ये 1, ये वाला पॉइंट मिल गया। उसके बाद जब ये 2 न्यूटन था तो ये भी 2 न्यूटन, तो हमको ये वाला पॉइंट मिल गया। जब ये 3 न्यूटन तो ये 3 न्यूटन। ऐसे करते करते जब आप इन पॉइंट्स को जोड़ोगे ना, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री एग्जैक्टली। क्योंकि ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो मतलब ये एंगल बाइसेक्टर की तरह जा रहा है ये। इसलिए ये कितना होगा? एंगल हमेशा 45 डिग्री होता है। तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी मूव करना शुरू नहीं की है, इसलिए देखो उसकी वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि मैंने यहां पे लगा दिया है फोर्स इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। ये वो मैक्सिमम फोर्स है जिसको ये विथस्टैंड कर सकता है, इसके बाद तो ये चलना शुरू कर देगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसलिए मैंने इसको पिंक कलर से बनाया है। इसको मैं लिख देता हूं एफ एल, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, इसके बाद ये मूव करना शुरू कर देगा। तो देखो, यहाँ पे ना एक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाती है। यही वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके बाद वो चलना शुरू कर देगा। देखो, वैल्यू बढ़ते 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 इस पॉइंट पे पहुंच गई, यही क्या है? हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसके बाद बॉडी चलना शुरू कर देगी। अब बॉडी जैसे ही चलना शुरू करेगी, मान लो मैंने एफ इज इक्वल टू लगा दिया 51 न्यूटन, मतलब बॉडी अब मूव करना शुरू कर चुकी है। और आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है या काइनेटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। तो आप देखोगे कि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ना अचानक से ड्रॉप हो जाती है। अचानक से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ड्रॉप हो जाती है। अब आप कितना भी इसको फोर्स लगा के खींचते रहो, अब फोर्स इज इक्वल टू आप 100 न्यूटन कर दो, चाहे फोर्स इज इक्वल टू 500 न्यूटन क्यों ना कर दो, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप 50 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो जो फ्रिक्शन लगेगा ना, आप 200 की स्पीड में भी गाड़ी चलाओ, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सेम है। तो देखो, जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद तो गाड़ी चलना शुरू कर देती है। और जैसे ही मूवमेंट चालू हुआ, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं होता। अब कौन सा पिक्चर में होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। और जब भाई फ्रिक्शन की वैल्यू कम है तो हमको कम फोर्स का सामना करना पड़ता है, और देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये ग्राफ को हम लोगों ने 3 स्टेप्स में देखा है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये 3 चीज है, तो नोट कीजिएगा। ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये ग्राफ पूछता है एग्जाम में। तो इस ग्राफ में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक की ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये एफ एस लिखा हुआ है। और ये वाली वैल्यू है एफ एल की, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद है काइनेमेटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। मैं इस ग्राफ के ऊपर ही लिख देता हूं जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन, ये आप लोगों को नहीं लिखना है, आप लोगों को याद रखना है, डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही हो जाएगा। एफ एल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? ये होता है म्यू एस इंटू रिएक्शन फोर्स। काइनेमेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू के इंटू रिएक्शन फोर्स। बस यही फ्रिक्शन फोर्स हमको निकालना है। जब बॉडी मूव कर रही है, बच्चे ना यही गड़बड़ कर देते हैं। उनको 2 फ्रिक्शन की वैल्यू दी रहती है, एक म्यू एस की और एक म्यू के की। लिखा रहेगा कि बॉडी अभी चल नहीं रही है, इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो आपको म्यू एस रख के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालना है। उसके बाद देगा कि गाड़ी चलना शुरू कर चुकी है। अगर गाड़ी चलना शुरू कर चुकी है मतलब बॉडी मोशन में है, तो आप म्यू एस रखेंगे क्या? नहीं, अब बॉडी चल रही है मतलब काइनेमेटिक फ्रिक्शन है, तो म्यू के रखना है। बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं, आप लोग नहीं भूलेंगे। और 80% क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ये दो अलग अलग म्यू की वैल्यू नहीं देता, एक ही दिया रहेगा कि म्यू इज इक्वल टू 0.6 है।
अब बॉडी पहले रेस्ट में, अब बॉडी मूव करना शुरू कर चुकी है। अब बॉडी रेस्ट में तो हमको म्यू एस चाहिए और बॉडी मोशन में तो म्यू के चाहिए, लेकिन वहां तो एक ही म्यू दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम है और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को आज। एक ही म्यू की वैल्यू दूंगा और उसमें लिखा नहीं रहेगा कि वो स्टैटिक वाला है कि काइनेटिक वाला, तो आप समझ जाना दोनों में हमको उसी को यूज करना है। कितना याद रहेगा? तो इस डायग्राम को बना लीजिए, वो हरे कलर से जो मैंने लिखा है वो आपको याद रखना है, कोई फॉर्मूले बड़े नहीं है। और ये आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। इसका जो पार्ट ओ ए है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन को। इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते चले जाते हैं। सेकंड है एट पॉइंट ए द स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, दिस रिप्रेजेंट्स द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब ए के बाद क्या होता है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सीन डिक्रीज स्लाइटली, क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेमेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है। द पोर्शन बीसी ऑफ द कर्व शोज काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद यहां से लेके यहां तक के देखो आपको स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रही है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। देखो कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे भी फ्रिक्शन फोर्स इतना, इस पॉइंट पे भी इतना और इस पॉइंट पे भी इतना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। हो गया? चलिए नेक्स्ट, क्या ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं? The block weighing 100 Newton is kept on a horizontal table and is being pulled by a tension T. At T is equals to 40 Newton, the block just start to move. यानी कि आप T की वैल्यू ना धीरे 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 बढ़ा रहे थे, लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था। क्यों ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था? क्योंकि यहाँ पे लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन जैसे ही आपने T को कर दिया 40 न्यूटन के इक्वल, ये ब्लॉक चलना शुरू कर दिया, ब्लॉक ने मूव करना शुरू कर दिया। द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव and then force of 20 Newton is needed to keep it in motion with constant speed. देखो इसको मोशन में लाने के लिए हमको 40 न्यूटन चाहिए, लेकिन अब ये मोशन में आ गया है तो इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। इसलिए हमको ना कम फोर्स चाहिए। अब सिर्फ 20 न्यूटन का फोर्स ना सफिशिएंट है इसको मूव करने के लिए। तो वो आपसे कह रहा है फाइंड कोफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक एंड काइनेमेटिक फ्रिक्शन। क्या होगा? चलो पहली कंडीशन, जब ये रेस्ट कंडीशन में है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? म्यू एस लग रहा होगा या म्यू के लग रहा होगा? म्यू एस लग रहा होगा। और इसने बोला कि एग्जैक्टली 40 न्यूटन के ऊपर, मतलब ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आएगा यहाँ पे? 40 न्यूटन पे चलना शुरू कर देता है जस्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है ये, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? अब भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू एस, म्यू एस इंटू आर। अब देखो ये आपको दिया हुआ है कि 40 न्यूटन पे चलना शुरू कर देता है, तो ये 40 न्यूटन आपको दिया हुआ है, म्यू एस की वैल्यू आपको निकालना है। और इस ब्लॉक को ध्यान से देखो, ये 100 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रहा है, तो बदले में इसको एक रिएक्शन ऑफर होगा। वो रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एग्जैक्टली 100 न्यूटन के बराबर होगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में होगी, फोर्स तो दिख नहीं रहा है। तो जितना ये उतना ये, तभी तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। सोचो अगर ये हो जाता 200 न्यूटन, तो ये तो ऊपर हवा में उड़ने लगता। तो वाई डायरेक्शन के सारे फोर्स यहाँ पे इक्वल होंगे, तभी तो ये रेस्ट कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन फोर्स आ गया है कितना? 100। तो यहां से बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी? 0.4। अब देखो जब बॉडी चल रही है, ये मोशन में आ चुका है। अगर ये मोशन में आ गया तो पिक्चर में कौन आएगा? अब म्यू के। अब इसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, अब इसके ऊपर क्या लग रहा है? काइनेमेटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? म्यू के इंटू आर। क्या बॉडी का मास वास चेंज हुआ है? नहीं, तो उसका रिएक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या रहेगा? हमेशा 100 न्यूटन। यहां से आपको म्यू के निकालना है। और जब बॉडी चल रही होती है सब, तब सिर्फ 20 न्यूटन का फोर्स सफिशिएंट है इसको पुल करने के लिए। तो यहां से देखो म्यू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
0.2 यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट लेस है ये, कोफिशिएंट है कोफिशिएंट। तो म्यू के की वैल्यू आ गई कितनी, 0.2। कितना इजी था, दो छोटे छोटे फॉर्मूले उनसे आ गया। चलो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी तक के तो आपने स्टैटिक फ्रिक्शन देखा था और काइनेटिक फ्रिक्शन देखा था। अब काइनेटिक में भी ना दो टाइप के फ्रिक्शन आते हैं। देखो काइनेटिक है मतलब मोशन तो होगा, अब मोशन को आप रोक नहीं सकते क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है मतलब मोशन हो रहा है। तो जो आपको यहां से जाना है दिल्ली, आप निकले, आपको ऐसा ट्रॉली बैग मिला जिसमें नीचे चक्के नहीं लगे हुए हैं लेकिन हैंडल तो है, तो हैंडल से आप खींचोगे, उसको खींचते हुए लेके जा रहे हो, तो वो ट्रॉली बैग रोड के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, घिसते हुए चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन सोचो अगर वहीं उसके ऊपर व्हील्स लगे होते, तो व्हील का काम क्या होता है, रोल होना, तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। अब कॉमन सेंस से बताओ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसलिए उसमें हमने व्हील्स लगाए ताकि रोल हो सके, और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम होती है। आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्कूल जाएंगे वहां पे एक चौक उठाएंगे, एक चौक को इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करके देखेंगे, आप देखना वहां पे मार्क बन जाएगा। लेकिन उसी को अब आप ऐसे रखना और इसको रोल करते हुए लेके जाना, तो देखना उसका मार्क उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा और वो बड़े आराम से मूव भी कर जाएगी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होती है। कॉमन सेंस वाली बात है यार। पहला होता है हमारा टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लिखते जाओ इसको, थ्योरी है ये तो। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसमें पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप सबको पता है, अगर इस डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स लगाया है, ये मैंने अप्लाई किया है फोर्स, एक इसका खुद का मास भी तो होगा, इसका जो mg होगा वो लगेगा किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, और बदले में इसको क्या ऑफर होगा, एक रिएक्शन फोर्स, तो रिएक्शन फोर्स होगा ऊपर की तरफ। अब बॉडी में एक फ्रिक्शनल फोर्स आने वाला है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू टुवर्ड्स राइट होगी या टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इस तरफ होगी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। अभी बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक वाला होगा, लिमिटिंग होगा, कि काइनेमेटिक हो, काइनेटिक होगा, मूव कर रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, एफ के होगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा अगर मैं बच्चों को बोलूं कि इसका जो मास है वो तो एम है, क्या मुझे इस बॉडी का असलरेशन कोई बता सकता है कि इस बॉडी का असलरेशन कितना होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। अच्छा एक बात बताओ, बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, तो असलरेशन तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन का मतलब एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना है, सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है क्या, एफ माइनस एफ के, वेरी गुड। इस डायरेक्शन में असलरेशन, बॉडी मूव कर रही है, तो इसी डायरेक्शन का आपको नेट फोर्स लेके चलना है। नेट फोर्स बोल रहा हूं मैं, अप्लाइड फोर्स नहीं, नेट फोर्स। तो देखो इस लाइन ऑफ एक्शन पे आपको दो फोर्स दिख रहे हैं, इसको मैंने नीचे बना दिया हूं, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, यही डायरेक्शन, ये अपोज कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स को। तो अगर मैं निकालूं एफ नेट, तो ये किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के, और एफ नेट कितना है, फोर्स मैंने लगाया माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर कोई बच्चा बोले कि सर आपने दिस माइनस दिस क्यों किया, अब दिस माइनस दिस क्यों नहीं किया, एफ के माइनस एफ क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, मतलब ऑब्वियसली एफ की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए हमने एफ माइनस एफ के किया है। कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये हो गया हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। अब इसके बाद होता है अगला रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जब कोई बॉडी या कोई व्हील, जनरली जो गोल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना सर्कुलर, वही रोल कर सकते हैं, सबसे अच्छे वही होते हैं रोल करने के लिए। कोई डिस्क है या रिंग है या कोई स्फीयर है या सिलेंडर है, अगर ये रोल करता है तब उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना, वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और रोलिंग फ्रिक्शन के केस में देखो यहाँ पे ये म्यू आर लिखते हैं हम लोग, रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर।
और रोलिंग फोर्स की वैल्यू कितने बराबर हो, किसके बराबर हो जाती है, आर बाई आर, जहां पे ये कैपिटल आर क्या है, हमेशा क्या होता था कैपिटल आर, रिएक्शन, बिल्कुल सही, तो ये रिएक्शन फोर्स है। और स्मॉल आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द व्हील, हमने बताया भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही रोटेट करता है, तो ये जो है ना ये है स्मॉल आर। अब इसका खुद का एक मास है, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी, तो बदले में इसको एक रिएक्शन फोर्स ऑफर हो रहा होगा, ये रिएक्शन फोर्स है, और ये स्मॉल आर इसकी रेडियस है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई एक व्हील रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो आप बोलना सर उसके म्यू आर की वैल्यू बता दीजिए और उसका मास बता दीजिए। हमने आपको मास बताया तो आप उसका रिएक्शन फोर्स निकाल लोगे, और स्मॉल आर तो आपको पता ही है, तो आप रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एकदम इजी वाला फॉर्मूला है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें वो ऐसा कर देता है स्मॉल आर बाई कैपिटल आर या 1/μ r, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो यहां से बताओ आप फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा चाहते हो कि कम चाहते हो, आप कम से कम चाहते हो, तो आप अपनी ट्रॉली में कैसा व्हील लगाओगे, बड़ा व्हील लगाओगे या छोटा व्हील लगाओगे, जितना बड़ा व्हील लगाओगे ना, जितनी ये रेडियस ज्यादा होगी उसकी, देखो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। तो हम एकदम बड़ा बड़ा व्हील क्यों नहीं लगा देते ट्रॉली बैग में, फिर उसका साइज भी बढ़ जाएगा ट्रॉली बैग का, फिर ट्रॉली बैग को ऐसे करके खींचोगे, इसलिए छोटा छोटा उसको हम लोग खींच सकते हैं यार, ठीक है। पर ट्रॉली बैग में भी जितना बड़ा व्हील लगाओगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे देखो रोलिंग के केस में ना सरफेसेस जो कांटेक्ट में आती है एक दूसरे से रब नहीं करती हैं, जैसे स्लाइडिंग में, जैसे आप अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देना और अपने दोस्त को बोलना गाड़ी को धकेलो, तो देखना चक्के का निशान पड़ जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगी जो सरफेस है, क्योंकि वहां पे रबिंग हो रही है, घिस रहा है वो। लेकिन रोलिंग के केस में रबिंग नहीं होती, इसलिए वहां पे व्हील का कोई निशान नहीं दिखता है इनको। तो रोलिंग के केस में रबिंग नहीं होती है। और उसके बाद नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ, ये चीज को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे ये जो ग्राउंड और ये जो पॉइंट, ये दोनों आपस में कांटेक्ट है ना, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। ये एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब हम लोगों को ना कोई बॉडी, ये जैसे ये है, इसके अबाउट इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तब मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा। ये जो नीचे वाला पॉइंट है, हम ना ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, इसके अबाउट ये ऐसा हो जा रहा है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ हमेशा कांटेक्ट में है, ऐसा हम लोग का हाइपोथेसिस है। ऐसा होता नहीं है, वैसे करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाले पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, क्या ये नोट हो गया पूरा, वेरी गुड। अब इसके बाद फ्रिक्शन के एडवांटेज, फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज हो सकता है, नंबर वन एडवांटेज बताइए फ्रिक्शन का। बिल्कुल सही, आप जो चल पा रहे हैं ना वो फ्रिक्शन के कारण। सोचो अगर पानी पड़ा हुआ है या ऑयल पड़ा हुआ है सरफेस के ऊपर, तो क्या होता है, हम स्लिप कर जाते हैं, हम गिर जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। तो वॉकिंग इज पॉसिबल, ये तो आप लोग मन से पूरा लिख लेंगे, वॉकिंग इज पॉसिबल। और दूसरी चीज क्या पॉसिबल है, और कुछ बताओ एग्जांपल इसके, राइटिंग, बिल्कुल सही, राइटिंग जो आप पेन से लिख रहे हैं ना या पेंसिल से, राइटिंग इज पॉसिबल। एक्चुअली वो जो फाउंटेन पेन आते थे ना, उसमें फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, उसमें कैपिलरिटी करके एक चीज पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, उसके कारण उसमें लिख सकते हैं। तो जब आप पेंसिल से लिखते हैं ना, तब आपको फ्रिक्शन चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। उसके बाद आपकी गाड़ी में एक्सेलेटर के अलावा एक बहुत जरूरी चीज है, कौन सी, ब्रेक्स। क्या फ्रिक्शन हो नहीं होगा तो ब्रेक लगेगा, नहीं लग सकता। इन ब्रेक्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप जहां पे गेहूं पिसवाने के लिए जाते हैं, वहां पे आपने देखा होगा बेल्ट लगा रहता है पुली के ऊपर, अगर वहां पे फ्रिक्शन ना हो तो क्या बेल्ट पुली को रोटेट कर पाएगा, नहीं। रोटी बन पाएगी घर में, नहीं, है ना। तो इसमें चौथा आप लोग लिख सकते हैं, पावर ट्रांसमिशन थ्रू बेल्ट, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बताओ डिसएडवांटेज, ये मन से तो बहुत सारा लिख सकते हैं आप लोग, डिसएडवांटेज बताओ कोई एक।
फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज, हाँ वियर एंड टियर होता है इसके कारण में। फ्रिक्शन ना हो तो वियर एंड टियर नहीं होगा, इसके कारण क्या होता है, वियर एंड टियर, घिस जाती हैं चीजें। ये पेन देखो अभी मैं इससे लिख रहा हूं मजे से, क्या से 5 साल बाद भी इससे लिख पाऊंगा, नहीं। क्या आपकी जो पेंसिल है हमेशा उसकी शार्पनेस उतनी रहती है, नहीं, फ्रिक्शन के कारण वो घिस जाती है। आप आप गाड़ी के ब्रेक पैड्स चेंज करवाते हैं, ब्रेक शू चेंज करवाते हैं, फ्रिक्शन के कारण वो भी घिस जाते हैं। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, पावर लॉस। आपकी गाड़ी जो है, आपकी गाड़ी का इंजन जो पावर जनरेट कर रहा है, अब सरफेस और व्हील्स के बीच में जो फ्रिक्शन है अगर वो नहीं होता इन केस, तब आपका पावर बच जाता। अभी फ्रिक्शन से ओवर, भाई ये जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उससे ओवरकम होने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट करना पड़ता है, तो पावर लॉस होता है। और एक और चीज होती है क्या, कि मशीनों में फ्रिक्शन के कारण हीट डेवलप हो जाती है, गाड़ियां हमारी गर्म हो जाती हैं, जितनी भी मशीन है वो गर्म हो जाती है चलते चलते, क्यों, फ्रिक्शन के कारण, रबिंग के कारण वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, उस हीट के कारण कई बार डैमेजेस भी हो जाते हैं, है ना। लिख दीजिएगा, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन मशीन, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन मशीन्स। और हम नहीं चाहते ये हीट पैदा हो, हम चाहते हैं कि भाई हमारी मशीन में काम होना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, वियर एंड टियर तो होता है, ये हीट भी प्रोड्यूस होती है और वो हमारे सिस्टम को खराब करती है, डैमेज कर रही होती है। चलो ये हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब चलो यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, इस सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं। पहला सबसे इजी है ये, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द ब्लॉक कैन विथस्टैंड टू रिमेन स्टेशनरी। ब्लॉक को आपको स्टेशनरी रखना है और उसके ऊपर धक्का लगाते जाना है, मैक्सिमम कितना फोर्स है जो ये बियर कर पाएगा, उसके बाद ये मूव करेगा। मैक्सिमम फोर्स, ये स्टेशनरी रहना चाहिए, यानी कि इस पे म्यू एस लगेगा कि म्यू के लगेगा, म्यू एस लगेगा, पर क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे इसको, म्यू एस मान लेंगे। देखो क्वेश्चन में लिखा है क्या कहीं स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, नहीं, तो हमें कैसे पता, बस हम समझ गए कि यही म्यू एस है, कुछ नहीं लिखा है ना, तो यही म्यू एस है। तो देखो जब आप इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, ये ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए किसके, फ्रिक्शन फोर्स के। अब भाई आप 1 न्यूटन लगाओगे तो ये भी 1 न्यूटन लगा देगा, लेकिन क्या ये मैक्सिमम फोर्स है, नहीं, हो सकता है ये 10 न्यूटन को भी बियर कर जाए, तो मैक्सिमम फोर्स आपको निकालना है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि ये फोर्स किसके बराबर हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। मैंने क्या कहा आपसे कि आपको इतना फोर्स लगाना है मैक्सिमम से मैक्सिमम की बॉडी मूव ना कर सके, तो मैक्सिमम फोर्स जिसपे बॉडी मूव जस्ट अब शुरू ही करने वाली है, अभी मूव करना शुरू नहीं की है, मूव करना शुरू कर ही देगी जस्ट, तो वो मैक्सिमम फोर्स क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फोर्स किसके बराबर हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के, उससे ज्यादा में तो बॉडी मूव कर जाएगी, तो आप इसमें कितना फोर्स लगा सकते हो, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू आर। तो यहां से आप इसके ऊपर मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं, इसके लिए रिएक्शन फोर्स आपको निकालना पड़ेगा, रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 2 × 10। क्यों, क्योंकि इसका नीचे लगेगा एम जी, 2 × 10, तो इसको रिएक्शन भी कितना ऑफर होने वाला है, एम जी के बराबर रिएक्शन फोर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ पे 2 × 10, और ये आप लोगों को क्या दिया हुआ है, 0.4, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन से ऊपर अगर आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये मूव करना शुरू कर देगा। तो हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी मैक्सिमम ड्यूरेबल फोर्स को कैलकुलेट कर लिया, इससे ज्यादा में ये मूव करना शुरू कर देगा। कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ही मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसके ऊपर कोई बॉडी रुकी रहती है एक जगह पर रेस्ट कंडीशन में, उसके बाद तो मूव करना शुरू करती है, वही निकाल दो। क्या यहां तक के समझ में आ गया, वेरी गुड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ ये वाला,
फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द ब्लॉक कैन विथस्टैंड टू रिमेन स्टेशनरी, टेक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस टू बी 0.4। फटाफट, बैठे नहीं रहना है, जितना पेन चलाओगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। 37 डिग्री के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कोई भी इंक्लाइंड फोर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? उसको रिजॉल्व करके, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब आपको ये डिसाइड करना है, ये बोल रहा है कि ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, अगर मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये पहले समझ में आना चाहिए। ऐसा अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है? क्या ऊपर मूव कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फोर्स का वही वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा जो इस डायरेक्शन में होगा। ये हिंट है, बनाओ अब। रिजॉल्व करो फटाफट। क्वेश्चन तो घर जाके लिख लेना, यहाँ पे सॉल्व करो, ये पीडीएफ तो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान रखो, जो पीडीएफ में नहीं होता उसको मैं डिक्टेट कर देता हूँ। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसका खुद का मास है 2 kg, तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये देखो नीचे की तरफ लग रहा है mg, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 10। बदले में इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? एक रिएक्शन फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा। क्या ये रिएक्शन फोर्स mg के बराबर होगा? नहीं। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे? इस फोर्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। इस फोर्स को अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट आने वाले हैं। एक कंपोनेंट होगा ये वाला, यहां से एंगल बन रहा है इसलिए इसको मैं क्या लिख लूंगा? F cos 37। इस फोर्स का दूसरा कंपोनेंट आएगा ऐसे, जिसको हम कहेंगे F sin 37, क्योंकि यहां से एंगल नहीं बन रहा है। अब देखो, वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में रहना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे देखो, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था mg, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है r, और एक फोर्स फिर से नीचे की तरफ लग रहा है, वो कौन सा है? F sin 37। एक्चुअली जब भी हम किसी सिस्टम को पढ़ते हैं, समझते हैं ना, तो उसको इतना बड़ा नहीं कंसीडर करके एक पॉइंट के रूप में हम उसको कंसीडर करते हैं। तो इसको मैं फिर से बना के दिखाता हूं आपको कि इसको मैंने एक पॉइंट के रूप में कंसीडर किया है, इस पूरे सिस्टम को। ये हमारा ब्लॉक है। जब भी आप लोग इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसको एक पॉइंट में कंसीडर कर लेना। ये जो हमारा ब्लॉक है ये आप लोगों को दिख रहा है, इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में एफ लग रहा था, उसको मैंने रिजॉल्व कर लिया, और उसको जब मैंने रिजॉल्व किया तो आपको मिला एक ऐसा एफ कॉस 37, एक मिला ऐसा एफ साइन 37। एफ कॉस 37, एफ साइन 37। अगला क्या दिख रहा है इसके ऊपर? mg दिख रहा है, तो हमने लगा दिया नीचे की डायरेक्शन में mg। और ये किसी सरफेस के ऊपर रखा है, तो सरफेस क्या ऑफर करेगी इसको? एक रिएक्शन फोर्स। तो मैंने लगा दिया रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये भाई सरफेस यहां है ना, तो इस ब्लॉक पे रिएक्शन फोर्स हमेशा इस तरफ देगी, तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया। अब देखो यहां पे हमको क्या निकालना है कि बॉडी पे कितना फोर्स लगाएं कि वो एक ही जगह पे बनी रहे। अब देखो, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है क्या? आप कॉमन सेंस से बताओ ना, आप उसको वैसे पुश कर रहे हो, आप अपने ट्रॉली बैग को इस तरीके से पुश कर रहे हैं, तो क्या वो कभी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है? नहीं, यानी कि वाई डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि वाई डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जो ऊपर जा रहे हैं वो सारे फोर्स विल बी इक्वल टू जो फोर्स नीचे जा रहे हैं। यही होता है इक्विलिब्रियम। तो ऊपर की तरफ कितने फोर्स जा रहे हैं? आर, इक्वल टू नीचे की तरफ कौन कौन जा रहा है? एफ साइन 37 प्लस mg। एक साइड जाने वालों को इक्वल टू के एक साइड ले लो,
दूसरी साइड जाने वालों को इक्वल टू के दूसरी साइड ले लो, दैट्स इट। तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से रिएक्शन फोर्स आ जाने वाला है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको निकालना है क्या, इस एफ की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है ना, एफ कॉस 37, यही रिस्पॉन्सिबल है, इसके कारण ही क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में मूव करे लगेगा। और हमको बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो कि ये स्टेशनरी रहे। तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स जिसको ये बियर करे और अपनी जगह पे बना रहे, तो वो कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू एस इंटू आर लिख सकता हूं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एस इंटू आर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एफ कॉस 37 शुड बी इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। और आर के लिए हम लोगों को वहां से क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एफ कॉस 37 इज इक्वल टू म्यू एस। आर को भी एफ के टर्म्स में लिख देते ना, यहाँ पे आर की वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ साइन 37 प्लस एम जी। कॉस 37 कितना होता है, एक ट्राइंगल बना लो। अगर ये वाली साइड 37 है तो ये कितनी होगी, 3। भाई 37 के सामने वाली 3, तो नीचे वाली 4, तो ये कितना होगा 5। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। तो कॉस 37 की जगह क्या लिखेंगे, 4/5। तो एफ इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू म्यू एस। म्यू एस दिया हुआ है 0.4, तो इसको लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू 0.4। एफ यहां से साइन 37 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, तो इंटू 3/5 प्लस एम दिया हुआ है 2 इंटू 10। देखो सिर्फ एफ है यहाँ पे अननोन, क्या एफ को सॉल्व करके निकाल लेंगे, इजिली निकलेगा। चलो मैं आगे सॉल्व कर देता हूं इसको। 4f/5 इज इक्वल्स टू 0.4 अंदर आएगा, ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 0.08 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हो जाएगा f इंटू 0.24 प्लस ये हो जाएगा कितना 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, तो ये हो जाएगा कितना 8। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे। 4/5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.8। 0.8f इज इक्वल टू 0.25f, ये उधर चला जाएगा और f की वैल्यू आ जाएगी। तो इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके इसमें f की वैल्यू निकाल के बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखूंगा मैं सब बच्चों की कॉपी में। उसके बाद अब आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन मिलेगा अगले पेज में। देखो यहाँ पे मैंने उसको 37 को उधर कर दिया है। इसमें भी अब आपको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम कितना फोर्स ये विथस्टैंड कर सकता है। आपको क्या लगता है किस केस में फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा आएगी, पहले वाले केस में ज्यादा आएगी, मतलब इस ब्लॉक को धकेलने के लिए या खींचने के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं। इसमें फोर्स की वैल्यू मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन आ गई फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या लगता है 10 से ज्यादा आएगी कि 10 से कम आएगी, ज्यादा आएगी। बच्चे बच्चे बच्चे, ट्रॉली बैग को आप लोग क्या करते हो, धकेलते हो कि खींचते हो, ट्रॉली बैग को क्या करते हो, खींचते हुए ले जाते हो कि धकेलते हुए लेके जाते हो, क्यों, इसमें तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला, शौक है ज्यादा फोर्स लगाने का। रामलाल श्यामलाल का वो याद है, हम लोग ने पिछली क्लास में देखा था। देखो डेली लाइफ में ना सारे एग्जाम्पल सारे आंसर छुपे हुए हैं। ट्रॉली बैग को क्या करना पसंद है, खींचना या ढकेलना, खींचना, पुल करना। और यहाँ पे देखो ये पुल हो रहा है, पुल मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू और ये फोर्स की वैल्यू ना कम आएगी, कम फोर्स में खींचा जाएगा, कम फोर्स में। पता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस केस में देखो एम जी
और ये F sin 37 दोनों नीचे लग रहे हैं, ये दोनों मिलकर रिएक्शन बना रहे हैं। रिएक्शन फोर्स जितना ज्यादा, फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा, म्यू इंटू आर तो होता है। इस केस में आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। इस केस में देखो कॉस मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा लगेगा एफ कॉस 37, और अरे वाह एफ साइन 37 अब ऊपर लग रहा है। इसका mg तो नीचे लगने वाला है और रिएक्शन फोर्स कहां लगने वाला है, ऊपर। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो एक साइड जाने वाले फोर्स को एक साथ लिख लो, तो मैं क्या लिख लूं, आर प्लस एफ साइन 37 इज इक्वल्स टू mg। अब इसको उस तरफ लेके जाता हूं तो R इज इक्वल्स टू mg माइनस एफ साइन, अरे रिएक्शन फोर्स कम हो गया। रिएक्शन फोर्स कम मतलब फ्रिक्शन म्यू इंटू आर ही तो होता है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम, फ्रिक्शन कम मतलब आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये बात आप लोग पहले से जानते थे, इसलिए ट्रॉली बैग को हमेशा पुल करके लेके जाते थे। याद आया? चलो, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाना घर जाके, और दोनों में देखना आपको वैल्यू में डिफरेंस मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पे देखो ये एक ब्लॉक है और ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ना, आपको समझ जाओ ये कोई वॉल है। ये एक वॉल है, इसके अगेंस्ट मैंने इस ब्लॉक को ना चाहता हूं कि ये एक ही जगह पे बना रहे। अब ये ब्लॉक है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और उस मास के कारण इसके ऊपर mg लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगा बताओ? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। तो देखो ये हमारी सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर हमेशा। अभी तक के देखो हमारी सरफेस ऐसी होती थी, ब्लॉक ऐसा होता था, तो रिएक्शन फोर्स ऐसा लगता था या नहीं? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने ऐसा वी शेप का कुछ स्टैंड लिया हुआ है, और इस वी शेप के स्टैंड में आपने बीचों बीच एक ऐसे बॉल रखी हुई है, ये ऐसी बॉल रखी हुई है। अब इस बॉल के ऊपर ये दो जगह इसको कांटेक्ट कर रही है, तो दोनों जगह पे आपको रिएक्शन फोर्स देखने के लिए मिलेगा। एक इस पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स और एक पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बताओ क्या मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन सॉरी रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन एकदम सही बनाई है कि गलत बनाई है? गलत है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर कहां दिख रहा है? सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसा होगा, ऐसा। तो ऐसी इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स आएगी, और इस तरफ रिएक्शन फोर्स कैसा आने वाला है, इसके ऊपर ऐसा आने वाला है। तो रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैंने देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, और ये ऐसी सरफेस है, तो इसके ऊपर रिएक्शन किधर आएगा, ऐसे। एक बात बताओ, ऐसे करके अगर मैं बॉल को दीवार पे फेंकूं तो बॉल किधर जाएगी? रिएक्शन फोर्स कैसा लगेगा उसमें, इसी तरफ लगेगा ना, वो ऐसी ही आएगी। आप तो बोल रहे थे कि नहीं बॉल टकरा के नीचे जाएगी। आप बच्चे बोल रहे थे ना सर रिएक्शन फोर्स नीचे लगेगा या रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, तो बॉल टकराने के बाद ऐसी आएगी ना, क्योंकि इस एक्शन के कारण उसको ऐसा रिएक्शन मिलेगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये ऊपर लगेगा रिएक्शन, मतलब बॉल टकराएगी, दीवार को पकड़ेगी और सीधे ऊपर चढ़ जाएगी, ऐसा होगा क्या? रिएक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है इस डायरेक्शन में। रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है इस डायरेक्शन में। अब देखो हॉरिजॉन्टल तो दो फोर्स दिख रहे हैं मुझको, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये mg के कारण तो ब्लॉक को नीचे सरक जाना चाहिए, लेकिन ये ब्लॉक नीचे नहीं सरक रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वॉल और इस ब्लॉक के बीच में क्या आएगा, फ्रिक्शन। जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में है और एक सरफेस मूव करना चाह रही है, तब उनके बीच क्या आता है, फ्रिक्शन। और एक बात बताओ, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? बताओ कौन सा फोर्स है जो इसको मूव करना चाहता है? यहाँ पे आपको तीन फोर्स दिख रहे हैं, एक मैंने लगाया है, अप्लाई किया है, दूसरा रिएक्शन फोर्स है, और तीसरा mg है। कौन है जो इसको मूव करना चाहता है? चलो करके देखते हैं। जैसे कि मान लो
ये हमारी कॉपी है, इसको मैंने ऐसे करके दबा के रखा हुआ हूं। देखो मैंने फोर्स लगाया है, बदले में एक रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इस फोर्स को कम करूं तो ये कहां जा रही है? नीचे। मतलब ये नीचे चली जाएगी। कॉमन सेंस है ना यार ये तो। मतलब इसको कौन मोशन में लाना चाह रहा है? mg नीचे लाना चाह रहा है, ये नहीं। आप इसको कम करोगे तो बॉडी नीचे जाना शुरू करेगी। ऐसा नहीं कि बॉडी इधर या इधर चली गई। मतलब ये है इसको नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। मोशन किस डायरेक्शन में होगा? अगर हुआ तो नीचे की तरह। एक ही डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है भाई, नीचे। कॉपी को मैंने रख के दिखा दिया आप लोगों को। कोई करवा सकता है मोशन ऊपर या लेफ्ट राइट? नीचे ही होगा ना नेचुरली। तो जब मोशन नीचे होगा तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो देखो इसमें रिएक्शन फोर्स आपने निकाल लिया। अब इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी, इस तरफ। ये होगा फ्रिक्शन फोर्स। और मैंने इसको ना इतना मजबूती से दबा के रखा हुआ है कि अभी नीचे मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये कहां मूव करना चाहता है? नीचे। तो फ्रिक्शन कब आता है? या तो मोशन हो या टेंडेंसी ऑफ मोशन हो। तो इसकी टेंडेंसी है ना मोशन करने की। अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो ये अपने आप मूव कर जाएगा नीचे। तो इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में मूव करने की? नीचे। तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा? ऊपर। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? फ्रिक्शन फोर्स का एक ही फॉर्मूला तो पढ़ा है हम लोगों ने, म्यू इंटू आर। स्टैटिक होगा तो भाई आप उसमें स्टैटिक वाला कोफिशिएंट लगा देना, काइनेमेटिक काइनेटिक होगा तो काइनेटिक वाला कोफिशिएंट। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? म्यू एस, क्योंकि यहां पे हम इसको ना स्टेशनरी रखना चाह रहे हैं, इनटू आर। तो देखो मैं जितना फोर्स लगाऊंगा उतना रिएक्शन मिलेगा। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो कोई रिएक्शन मिलेगा क्या? अगर मैंने फोर्स नहीं लगाया तो रिएक्शन भी नहीं मिलेगा। और अगर रिएक्शन नहीं मिलेगा तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैंने फोर्स लगाया एफ, तो बदले में मुझे मिला रिएक्शन आर। और फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस इंटू आर। अगर मैंने फोर्स ही नहीं लगाया तो रिएक्शन कितना मिलेगा? जीरो। तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वो रिएक्शन पे तो डिपेंड कर रहा है। तो देखो मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा हूं, इसके ऊपर से फोर्स को मैं हटा देता हूं, तो क्या हुआ? सीधे नीचे आ गया ना। और अगर मैंने इसको रख के इसको दबा के रखा हूं तो पता है क्या हो रहा है? इसको एक रिएक्शन मिल रहा है और उसकी वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा। अब देखो इस फोर्स को मैं धीरे धीरे कम करता हूं। मैं फोर्स को कम करूंगा तो रिएक्शन भी कम हो जाएगा, और रिएक्शन कम होगा तो देखो फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि mg से छोटा हो जाएगा ये, तो बॉडी किधर चलना शुरू कर देगी? नीचे। देखो फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी मैं अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो देखो क्या हो रहा है। फिर देखो बढ़ा दिया तो वापस से अपनी जगह पे रुका हुआ है। ये क्या हो गया? क्या आप लोग इस बात को समझे? मैं इसको फिर से समझा देता हूं कि देखो ये ब्लॉक को मैं चाहता था कि ये इस दीवार से सट के लगा हुआ खड़ा रहे। मैंने क्या किया? इसके ऊपर कोई फोर्स वोर्स नहीं लगाया। ये ऐसी वॉल थी, मैंने इसको यहां पे ले जाके इसको प्यार से बोला ऐसी लगे रहना यार, और छोड़ दिया। तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ जाएगा? क्या लगा इसके ऊपर? mg। देखो अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो इसके ऊपर एक ही फोर्स दिखेगा, इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगा के रखा ऐसा एफ, तो ये सरफेस नाराज हो जाएगी और बदले में क्या देगी? एक रिएक्शन। तो ये देखो हमको मिला रिएक्शन फोर्स। और जब जब रिएक्शन आता है तब तक फ्रिक्शन फोर्स आपको मिलेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? म्यू इंटू आर, है ना। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली, म्यू एस इंटू आर। क्योंकि मैं स्टेशनरी रखना चाह रहा हूं इसलिए मैंने म्यू एस लिया हुआ है। ठीक है, तो म्यू एस इंटू आर यही मैक्सिमम फोर्स है, ये ऊपर लगा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कितना क्लियर हुआ? तो ब्लॉक अपनी जगह पे स्टेशनरी कब रह पाएगा? जब इस mg की वैल्यू इस म्यू एस इंटू आर की वैल्यू के बराबर होगी। अगर इसकी वैल्यू कम हो गई mg से तो क्या होगा? ब्लॉक नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए इससे?
सोचो। सोचो सोचो। कैसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए फ्रिक्शन फोर्स की mg से, और ये अपने आप ऊपर चढ़ना शुरू कर दे? कैसा हो पाएगा कि इसको मैं इतना जोर से दबाया इस बोर्ड को कि ये ऊपर चलना शुरू कर दिया? पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या पॉसिबल है? इसकी वैल्यू हमेशा, इसकी वैल्यू ना इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो देखो एक ऐसी कंडीशन आएगी, आपको ना मिनिमम फोर्स लगाना है जिसमें ना ये अपनी जगह पे बना रहे। उस मिनिमम फोर्स के कारण आपको एक मिनिमम रिएक्शन मिलेगा, उस मिनिमम रिएक्शन से एक मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स आपको मिल रहा है जो कि इसको विथस्टैंड करके रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व करता हूं। इसमें हम लोग लिखते हैं गिवन म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.4। मुझे कैसे पता चला ये म्यू एस है? क्योंकि इसमें इस ब्लॉक को हमको इसी पोजीशन पे बरकरार रखना है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 2 kg। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, आप लोग भी ऐसा ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जैसा मैं बना रहा हूं। एक हमको फोर्स देखने मिल रहा है इस तरफ, और इसके कारण हमको रिएक्शन फोर्स देखने मिल रहा है इस तरफ। उसके बाद इसमें एक फोर्स नीचे हमको देखने मिल रहा है mg, और एक फोर्स ऊपर की तरफ हमको ये वाला देखने की मिलेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ नीचे। ब्लॉक नीचे मूव ना करे इसके लिए क्या जरूरी है? mg और इस f को इक्वल होना पड़ेगा, इक्वल। तो लिख देना कंडीशन फॉर ब्लॉक टू बी रिमेन इन रेस्ट पोजीशन, फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू mg। ठीक है, इन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। अब देखो आपको इसकी वैल्यू निकालना है, ये किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू आर के बराबर, और म्यू इंटू आर, म्यू एस इंटू आर इज इक्वल्स टू mg। और यहां पे देख के बताओ एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स दिख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं? एफ और आर। क्या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर या इधर मूव कर सकता है? नहीं। इसका मतलब एफ और आर आपस में क्या होंगे? हमेशा इक्वल। तो एफ और आर हमेशा इक्वल होंगे। तो मैं क्या आर की जगह पे एफ लिख सकता हूं यहाँ पे? क्योंकि एफ निकालना है ना हमको। तो मैंने लिख दिया म्यू एस इंटू एफ इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहां से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 10 अपॉन 0.4। तो यहां से फोर्स, इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा तभी अपनी जगह पे बना हुआ रहेगा, अदरवाइज नहीं। देखो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये फोर्स, यानी कि उस कॉपी की जगह पे अगर मैं ये वाली बुक ले लेता तो बताओ मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता या कम या इक्वल? ज्यादा। इसका मास बहुत ज्यादा है, तो mg नीचे ज्यादा लग रहा है ना। mg ज्यादा लग रहा है तो आपको फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? म्यू इंटू आर, मतलब आपको आर ज्यादा चाहिए। और आर किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो फोर्स हमने लगाया। सोचो इसकी जगह पे अगर मैं चाहता हूं कि एक कार को चिपका के रखूं ऐसे, तो फोर्स और ज्यादा लगाना पड़ेगा या इक्वल? ज्यादा लगाना पड़ेगा, जितने ज्यादा मास को आपको बैलेंस करना है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन मैं टेस्ट में दूंगा, आप लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है अगला अगला एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है इसको देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग और न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। अब देखिए यहां पे एक सरफेस के ऊपर हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ वजन है।
उसके कारण इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, इसका जो मास है ना वो m kg है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी mg। और ये एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा एक बदले में रिएक्शन, और वो रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये r लग रहा है। अब यहाँ पे बस ये रखा हुआ है ऐसे स्टेशनरी, तो बताओ r की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू mg। इस डायरेक्शन में कितने फोर्स दिख रहे हैं, दो ही तो दिख रहे हैं, एक उस डायरेक्शन में तो मैंने उसको उधर लिखा, इक्वल टू इसको लिख दिया, इस तरफ वाले सारे फोर्स इक्वल टू के इस तरफ, इधर वाले फोर्स इक्वल टू के उस तरफ, तो r इज इक्वल टू mg। ये हमको समझ में आ गया। अब देखो इसके ऊपर मैंने लगाया फोर्स, इसके ऊपर मैंने लगाया 1 न्यूटन का फोर्स, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, ये ब्लॉक कितना फोर्स लगाने पे मूव करता है, 50 न्यूटन। तो ये ब्लॉक तो भैया 50 न्यूटन लगाने पे ही मूव करता है। अगर मैंने इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कैसे लगेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है, उस फोर्स को आप उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। मैंने तो बताया है कि हम हमारी बॉडी को एक पार्टिकल मान के ही सॉल्व किया करेंगे। तो उस फ्रिक्शन फोर्स को देखो मैंने यहां पे बना दिया, छोटा सा एरो क्यों बनाया, क्योंकि छोटा सा फोर्स लगा रहे हैं हम लोग तो छोटा सा फ्रिक्शन मिला है। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा एक, क्योंकि देखो एक फोर्स y डायरेक्शन में, एक x डायरेक्शन में, क्या दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आप बना सकते हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, इनका रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, पॉलीगन लॉ से। पॉलीगन लॉ में हम लोग क्या करते हैं, दोनों की दोनों साइड को उठा के दूसरी जगह पुट कर देते हैं। इसको उठा के यहां पुट कर दूंगा और इसको उठा के यहां पुट कर दूंगा, तो ये जो डायगोनल बनेगा ना, यही क्या है, इनके बीच का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को देखो R से मैं रिएक्शन लिख रहा हूं ना, तो रिजल्टेंट को P से लिख दूं चले, क्योंकि R से हम लोग रिएक्शन फोर्स लिख रहे हैं, दो दो R देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको मैं क्या लिखा करूंगा, P। P क्या है, रिजल्टेंट। इन दोनों का कॉमन इफेक्ट क्या कहलाता है, रिजल्टेंट। यहां पे भी देखो मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, तो इसको उठा के मैं यहां पुट कर दूं, इसको उठा के मैं यहां पे पुट कर दूं, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये। इसका जो रिजल्टेंट है वो इस से जो रिएक्शन फोर्स से जो एंगल बनाएगा उसको मैंने नाम दे दिया थीटा। अब बताओ जब मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा, 10 न्यूटन का, तो एरो अब बड़ा बनेगा ना ऐसा। भाई एरो की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है। तो अब नया वाला रिजल्टेंट कहां आएगा, इसको उठा के यहां पे रखो, इसको उठा के यहां पे रखो, क्या एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया। ये एंगल चेंज होता रहेगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इसको मैंने लगा दिया कितना, 50 न्यूटन, मैक्सिमम वैल्यू है ये, इसके बाद तो मूव करना शुरू कर देगा। तो स्टेशनरी कंडीशन में मैंने 50 न्यूटन लगाया, तो ये इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन लगाएगा। तो देखो ये है 50 न्यूटन, ये वाले को मैंने उठा के बना दिया, इसको बना दिया, ये बन गया नया वाला रिजल्टेंट। पी से डिनोट करते हैं नया वाला रिजल्टेंट। और इसका एंगल क्या होगा, सबसे ज्यादा, यही जो सबसे ज्यादा वाला एंगल है ना, इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? मैं फिर से बता रहा हूं कि यहां पे क्या था, एक ब्लॉक था, उसके ऊपर मैं अलग अलग फोर्स लगाते चला गया। पहले मैंने 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन छोटू सा मिला। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर कहीं होगा, इससे उसने छोटू सा एंगल बनाया। अब मैंने यहां पे 10 न्यूटन लगाया तो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स मिला, तो इसका और इसका रिजल्टेंट यहां कहीं होगा। बढ़ाते बढ़ाते मैं इसको मैक्सिमम फोर्स तक के ले गया, जिसमें ये स्टेशनरी रहता है। स्टेशनरी कितना है वो, 50 न्यूटन। तो देखो 50 न्यूटन मतलब ये और ये, इनका रिजल्टेंट कहां मिलेगा, इधर मिलेगा। तो इस मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स के बीच का जो एंगल होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
इसके आपको डेफिनेशन याद रखना है, इसका उतना ज्यादा रोल नहीं है न्यूमेरिकल्स में। द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन फोर्स और रिजल्टेंट ऑफ एफ एल एंड आर, ये देखो ये क्या है, रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिएक्शन का। ये रिजल्टेंट के साथ में जो एंगल बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये क्या है? रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट है तो किसी दो फोर्स का रिजल्टेंट होगा। कौन सी दो फोर्स का रिजल्टेंट है? एक तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैंने बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और रिजल्टेंट सॉरी रिएक्शन का रिजल्टेंट है ये रिएक्शन के साथ में जो एंगल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आप लोग खुद से इसको एक बार पढ़ना तो समझ में आएगा। द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, मतलब ये जो भी एंगल बनाता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ में, इनका रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जो एंगल बनाता है उसी हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डेफिनेशन पूछता है, बार बार पूछता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये हमारा ब्लॉक था। इस ब्लॉक पे मैंने पहले ऐसा एफ एल बनाया होगा, ऐसा आर बनाया होगा। उसके बाद इनके बीच में रिएक्शन फोर्स कैसे निकाला होगा? इसको मैंने यहां पे पुट कर दिया, इसको मैंने यहां पे पुट कर दिया, इसको मैंने यहां पे पुट कर दिया, तो इसकी भी एफ एल के बराबर हो जाएगी लेंथ, और इसकी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? आर के बराबर। अरे सेम उठा के यहां पे पुट किया है ना। अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा? आर। ये फोर्सेस है, फोर्सेस, इनकी जो लेंथ होती है वो इनका मैग्नीट्यूड बताती है। ये फ्रिक्शन फोर्स, ये मैंने इसको उठा के यहां पे पुट कर दिया, तो इनका रिएक्शन कहां आ गया, सॉरी रिजल्टेंट कहां आ गया है? ये। और ये वाला एंगल आपको थीटा निकालना है। ये थीटा अगर आपको निकालना है तो ये वाला ट्राइंगल देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ये थीटा आप लोगों को निकालना है ना, तो ये थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो यहां से मैंने लिख दिया टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, एफ एल अपॉन आर। इतना समझ में आया? अब उसके बाद एक चीज देखो, हमने पढ़ा था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? म्यू एस इंटू आर के। होता है या नहीं? यहां से आर को नीचे ले आएंगे तो एफ एल अपॉन आर किसके बराबर होता है? म्यू एस। एफ एल अपॉन आर किसके बराबर होगा? म्यू एस। ये वाला फॉर्मूला सब बच्चों ने आज की क्लास में पढ़े हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। आर को मैंने नीचे ले आया तो एफ एल बाई आर किसके बराबर होता है? म्यू एस के। इसीलिए मैंने ना यहाँ पे एफ एल बाई आर की जगह पे म्यू एस लिख दिया। आपको जेडब्ल्यू या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्कर ये पूछता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट? टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कॉस ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे। तो आप क्या लगाएंगे? टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये तो समझ में है? अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया और पूछा कि बताओ यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो आपको क्या करना है? एफ एल फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, और ये वाले फॉर्मूले में लगा के आपको टेन थीटा निकाल देना है। क्या इतना समझ में आया? अब इसके बाद हमारा है एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग। अब इसको हम लोग समझते हैं रिपोज या स्लाइडिंग को। यहां पे देखिए ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को रखता हूं मैं इसके ऊपर। ये एक ब्लॉक है, ये किसी एक प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। क्या ये ब्लॉक अपने आप चलना शुरू कर देगा?
कर देगा अभी, ये देखो कर दिया। तो देखो ये ब्लॉक अपने आप हमको चलाना है, ऐसे तो चलेगा नहीं है। क्या ये चला? नहीं। कितना डिग्री हो गया है इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ इस प्लेन का? कुछ भी बोल दो। 5 डिग्री। क्या अभी मूव किया? कितना डिग्री हो गया है? कितना हो गया अब? 20। अब कितना हो गया? 25। अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? अब ये कश्यप भी बताओ कितने डिग्री पे मूव करना शुरू किया? 40 डिग्री। हाँ, तो यही एंगल ऑफ रिपोज है कि जितने डिग्री पे वो अपने आप मूव करना शुरू कर दे वही क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिपोज। अब उसी को मैं लिखवाऊंगा अलग अलग उसमें। बच्चे समझ गए ना? एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइड, इसने स्लाइड करना शुरू कर दिया तो एंगल ऑफ स्लाइड कहते हैं इसको, या एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो देखो, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विथ द हॉरिजॉन्टल एट विच द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। हमने तो इसको स्लाइड करके दिखा दिया था, पर स्लाइड नहीं करना चाहिए, जस्ट स्लाइड करने ही वाली। पर हमें पता कैसे चलेगा जस्ट स्लाइड करने ही वाली है, इसलिए मैंने स्लाइड करके ही दिखा दिया। तो ऐसा मैक्सिमम एंगल जिसपे बस अब बॉडी स्लाइड करने ही वाली है वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइड। इस पूरी की पूरी स्लाइड में कुछ है ऐसा जिसको मैंने ना बड़े बड़े लेटर्स में एकदम अलग कलर में लिखा हुआ है। जिन बच्चों को वो चीज दिख जाएगी और उसको याद कर लेंगे, उनसे न्यूमेरिकल बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, आप लोग को दिख रहा है? तो उसको याद कर लेना है। तो यहां पे देखो, अब इसका मैं आप लोगों को समझाता हूं ये क्या है। जब भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई बॉडी आएगी, ये देखो ये एक बॉडी है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, इसका खुद का मास है m। तो बताओ इसमें एक फोर्स कहां लगेगा? mg, वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो आंख बंद करके पहला फोर्स क्या लगाएंगे हम लोग? mg। देखो ये सीक्वेंस याद कर लो, ये सीक्वेंस ना दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। तो एक फोर्स हमने लगाया, एकदम बड़ा सा मैं दिखा देता हूं इधर, mg। ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमको ना इसको स्टडी कैसे करना है। ये वाला जो प्लेन है ना, ये इंक्लाइंड है। अगर ये सीधा होता ना तो इसको स्टडी करना बड़ा आसान हो जाता। तो हम क्या करते हैं, सारे फोर्सेस में इस प्लेन के या तो पैरेलल लेंगे या परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है। तो देखो, अच्छा एक बात बताएगा कोई मुझे, इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ गए बच्चे? तो देखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बना दूं मैं ऐसा? अरे ये कहां परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो देखो रिएक्शन फोर्स ना ऐसा बनता है, ऐसा दिख रहा है ना, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर। तो रिएक्शन फोर्स ऐसा बनेगा। पर इतना लंबा बना दिया है मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये रिएक्शन फोर्स ऐसा लग रहा है ना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है क्योंकि इसके ऊपर ही फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। तो हम लोग सारा का सारा काम क्या करेंगे, इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। अब इस प्लेन को तो हॉरिजॉन्टल हम लोग बना नहीं सकते, तो क्या करते हैं हम लोग, दो एक्सिस ले लेते हैं। एक एक्सिस ले लेते हैं इस प्लेन के अलोंग, और दूसरा ले लेते हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर। और रिएक्शन फोर्स भी क्या था, परपेंडिकुलर, तो उसके ऊपर आ गया। अब देखो ये mg है, ये इसके साथ में कुछ एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। याद रख लेना इसको। सर ये कैसे थीटा हुआ? मैं कई बार बता चुका हूं। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और इसको तो 90 होना है। अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा? थीटा। इसको हम लोग याद कर लिए कि इसके साथ में कितना एंगल बनाएगा? हमेशा थीटा। अब इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है तो mg का एक कंपोनेंट इस पे आएगा, वो कितना हो जाएगा? mg cos थीटा, क्योंकि एंगल बना रहा है इसके साथ में। इसके साथ में एंगल नहीं बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको ना इसको मैं इंक्लाइंड करके दिखा देता हूं।
अब दिख रहा है ये वाला फोर्स, देखो इस प्लेन को मैंने क्या कर दिया, अब हॉरिजॉन्टल बना दिया। हॉरिजॉन्टल बनाने से क्या हुआ, ये देखो mg अब हमको इंक्लाइंड दिख रहा है। ये mg जो है इससे एंगल बना रहा है कितना, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। तो क्या इस चीज को हम लोग बार बार ऐसे ही करा करेंगे, हम इसको याद कर लेते हैं ना। हर बार यही चीज करना है तो क्यों ना उसको याद कर लिया जाए कि यहाँ पे mg along द प्लेन mg sin थीटा होता है, परपेंडिकुलर द प्लेन mg cos थीटा होता है, बात खत्म। तो चलो, जिस बच्चे से मैं पूछते जाऊंगा वो बच्चा बताते जाएगा। चलो भाई अक्षर जी बताइए, ये कौन सा फोर्स है। हाँ mg, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये कौन सा फोर्स है, mg cos थीटा, और अलोंग द प्लेन कौन सा फोर्स हो जाएगा, mg sin थीटा। इन्हीं तो फोर्स है यार, एक ऐसा लगेगा mg, एक लगेगा mg cos थीटा जो कि परपेंडिकुलर द प्लेन होगा। कैसे आया वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, पर हर बार वो नहीं कर सकते ना, इसलिए हम लोग अब याद कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर द प्लेन कौन सा लगेगा mg cos थीटा, अलोंग द प्लेन कौन सा लगेगा mg sin थीटा। अब एक बात सोच के बताओ, कॉमन सेंस है यार, इस ब्लॉक को अगर तुमने छोड़ दिया है ऐसी तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, उस तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसमें बताने की जरूरत है, ब्लॉक यही मूव करेगा, तब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन की इधर। लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, क्या करेगा वो, यहां से ऐसा ये पुली लगाएगा, ये रस्सी से बांधेगा और इधर पे मास टंगा देगा और बोलेगा कि मास नीचे जा रहा है, तब ब्लॉक किधर जाएगा, इधर, तब फ्रिक्शन की डायरेक्शन उधर। इतना तो हमारे पास कॉमन सेंस है कि हम लोग सेंस कर लेंगे फ्रिक्शन की डायरेक्शन, पक्का। तो देखो यहाँ पे भी, अब ये वाला हम लोग डायग्राम बना चुके हैं, ये देखो एक ब्लॉक है, यहाँ पे मैंने थीटा आर लिखा है, मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज है, यानी ये मैक्सिमम एंगल पे पहुंच चुका है, बस अब ये स्लाइड होने ही वाला है जस्ट। तो उसको थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, थीटा आर, मतलब एंगल ऑफ रिपोज है ये। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मैक्सिमम एंगल जिसके बाद स्लाइडिंग शुरू होने वाली है, तो ये मैक्सिमम एंगल के ऊपर है। यहाँ मैंने थीटा लिख दिया, सॉरी, मतलब उसको करेक्ट नहीं कर पाया, ये भी क्या होगा, थीटा आर होगा। जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है। तो मानस भैया, नहीं आप नहीं, आपके बाजू में, आप बताइए ये क्या है, ये पिंक वाला डाउनवर्ड कौन लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, एम जी, वेरी गुड। इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। और बताओ इस डायरेक्शन में बनाऊं कि इस डायरेक्शन बनाऊं, अलोंग द प्लेन, ये मूव किस डायरेक्शन में करेगा, इधर ही मूव करेगा। ये बन गया हमारा क्या, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। और फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। तो मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन को भी बना देता हूं इस तरफ, ये है फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स होगा हमारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि अभी मूव करना शुरू नहीं किया है, करने वाला है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमारा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पहुंच चुका है ये। अब आप देखो कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, मतलब यही तो वो अप्लाइड फोर्स है जिसके कारण ये मूव करेगा। ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि उस पर एमजी साइन थीटा लगा है। तो आपने अप्लाई कितना किया है, एमजी साइन थीटा आर, और रिएक्शन फोर्स कितना मिल रहा है, एमजी कॉस थीटा आर। अबे यही तो रिएक्शन फोर्स है ना, इस डायरेक्शन में देखो कितने फोर्स दिख रहे हैं, दो ही तो फोर्स दिख रहे हैं, एक ये वाला फोर्स, एक ये वाला, तो आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, एमजी कॉस थीटा आर, यही तो होगा। और अब भी थोड़ी देर पहले देखो हमने लिखा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और इनके बीच का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या बनाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये एम जी साइन थीटा, यहाँ पे ये
आप खुद देखो यहाँ पे एफ की वैल्यू आपने देखी है क्या, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा आर, यानी कि वो फोर्स है जिसके कारण ये ना लुढ़कना शुरू करने वाला है, तो ये फोर्स आपने अप्लाई किया है। दूसरा रिएक्शन फोर्स कितना है, एमजी कॉस थीटा आर। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो एमजी से एमजी कट जाएगा, यहां क्या बच जाएगा, tan थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस। अरे म्यू एस क्या होता है, एफ बाई आर, आपने पढ़ा है ना, लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू आर, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बाई आर, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई आर किसके बराबर होता है, म्यू एस के। तो म्यू एस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, tan थीटा आर। हमको ये याद रखना है कि कई क्वेश्चन में क्या करता है, आपको एंगल ऑफ रिपोज दे देता है और म्यू की वैल्यू देता ही नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू 10 और जो भी एंगल ऑफ रिपोज दिया होगा, बस उसी के लिए जरूरी है ये। इसलिए ये जो येलो कलर में मैंने लिखा है, इसको आप लोगों को लिखना नहीं है, याद करना है, अगले सारे क्वेश्चंस में ये यूज होगा। हेंस द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा है मैंने, काइनेटिक नहीं है ये। म्यू एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan थीटा आर के। क्वेश्चन में दिया होगा एंगल ऑफ रिपोज, हम लोग निकाल लिया करेंगे। तो क्या ये लाइन आप लोगों को याद रहेगी, ये फॉर्मूला याद रहेगा, वेरी गुड। तो tan थीटा आर कर लेना, वहां पे मैंने लिखा नहीं है, ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। चलो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले पढ़ो। इफ एंगल फॉर रिपोज, एंगल फॉर ऑफ हो गई, इसको ऑफ कर लेना। इफ एंगल ऑफ रिपोज फॉर अ गिवन सिस्टम इज 45 डिग्री, यानी कि जब ये 45 डिग्री होगा तभी स्लाइडिंग चालू होगी। एंगल ऑफ रिपोज का क्या मतलब है, जिसपे स्लाइडिंग चालू हो जाती है। बताओ ये यहाँ पे स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, 30 डिग्री पे है। अगर एंगल ऑफ रिपोज 25 डिग्री होता तो यहाँ पे स्लाइडिंग होती कि नहीं। अबे एंगल ऑफ रिपोज अगर 25 डिग्री होता, मतलब 25 पे स्लाइडिंग हो जाएगी, तो 30 पे है ये, यहाँ होती कि नहीं होती, होती स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, वो मैक्सिमम एंगल जिसपे स्लाइडिंग शुरू होने वाली है। अगर मैं बोल दूं 25 डिग्री है वो, और मैंने तो 30 डिग्री को उठा दिया है, यहाँ तो स्लाइडिंग हो जाती ना, पर यहाँ स्लाइडिंग होगी क्या, नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा है इफ एंगल ऑफ रिपोज फॉर गिवन सिस्टम इज 45 डिग्री, फाइंड द बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन। तो बताओ रेस्ट पे है कि मोशन पे है, रेस्ट पे है। क्यों, क्योंकि आप लिख देना एंगल ऑफ रिपोज इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। इसको भैया तुम 45 कर दो, अब ये मूव करना शुरू कर देगी। जब मूव ही नहीं कर रही है तो कोई असलरेशन आएगा क्या, कोई असलरेशन नहीं, मूव ही नहीं कर रही, तो हम कोई असलरेशन नहीं निकालेंगे यहाँ पे, बॉडी इज इन रेस्ट। अब इस क्वेश्चन में बताओ मोशन होगा कि नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर एंगल 37 हो गया तो ये मूव करना शुरू कर देगा, और मैंने तो ना 45 पे करके रखा हूं, हो गया मोशन। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, जो रोक के रखता है भाई, यहां तक के रोक सकता हूं मैं बस। कहां तक के रोक सकता है वो, 37 तक के, और तुमने क्या कर दिया है, तो क्या ब्लॉक रुका रहेगा, ब्लॉक तो निकल लेगा। और अगर ब्लॉक मोशन में आ गया तो उसका असलरेशन हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहां पे निकालते हैं अब हम लोग। चलो पहली चीज तो आप लोग लिख दोगे कि ब्लॉक या बॉडी विल बी इन मोशन बिकॉज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर देन एंगल ऑफ रिपोज। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को आपको लिखना पड़ेगा, लिखिएगा। द ब्लॉक विल बी इन मोशन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of plane is more than
द एंगल ऑफ रिपोर्ट्स या एंगल ऑफ स्लाइड, कई बार क्वेश्चन में एंगल ऑफ स्लाइड भी लिखा रहता है, तो दोनों एक ही चीज है। अब दूसरी चीज, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। क्या इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं? बिना क्वेश्चन लेके फटाफट एक बार डायग्राम बना लो इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। इसके पहले का आप लोगों ने सब लिख लिया है ना? ये कथा कहानी सब लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, लिखना है, ये पूछता है एग्जाम में। अगर एंगल ऑफ रिपोज इतना है, फाइंड इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन। कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स भी निकालो कह रहा है, क्या बात। असलरेशन भी निकालो बॉडी का, अगर बॉडी मूव कर रही है। क्या बच्चे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना पाए? देखो मैं तो इसका ऐसे बनाऊंगा, सबसे पहले तो बना दूंगा क्या, इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा, mg cos थीटा, और थीटा कितना है 45 है। और यहां पे बदले में हमको क्या मिलेगा, एक रिएक्शन फोर्स। अब इस लाइन पे दो ही तो फोर्स हैं, इसका मतलब आर किसके बराबर होगा, mg cos 45 के बराबर। अब ये वाली लाइन ऑफ एक्शन में देखना, ये वाला फोर्स किसके बराबर होगा मानस, mg sin 45। और अगर ये इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, उस तरफ। नीचे ही बनाना जरूरी नहीं, आप इस तरफ भी बना सकते हो। ये है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसमें हमको क्या लेना चाहिए, म्यू के या म्यू एस? म्यू के, क्योंकि मोशन हो रहा है यार, तुम असलरेशन निकाल रहे हो और म्यू एस कैसे लगा दोगे फिर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एफ के, मतलब फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू के इंटू आर। आर हमें पता है क्या, अरे पता है, cos 45 की वैल्यू सबको पता है, जी की वैल्यू 10, एम की वैल्यू 2 kg दे रखी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम को देख के हमको ये पता चला कि R इज इक्वल्स टू है mg cos 45, या R इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू cos 45 1/√2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √2, √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, √2 इंटू 10, √2 कितना होता है 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 14.14 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। तो रिएक्शन फोर्स हमारा आ चुका है। अब देखो mg sin 45 की वैल्यू कितनी है, मैं जस्ट वैल्यू निकाल के देख रहा हूं। mg sin 45 इसकी जगह पे रखो 2 इंटू जी कितना है 10 इंटू ये कितना होगा 1/√2, यानी कि ये भी किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 14.14 न्यूटन। 14.14 न्यूटन इधर लग रहा है। अब हमको निकालना है किसकी वैल्यू, अब हमको निकालना है इसका फ्रिक्शनल फोर्स, यानी एफ के की वैल्यू निकालना है यार। और एफ के का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का एक ही तो फॉर्मूला है, म्यू इंटू आर। काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू के इंटू आर, पर क्वेश्चन में तो म्यू के नहीं गिवन है, फंस गए। लेकिन जब जब हमको एंगल ऑफ रिपोज देता है वो म्यू की वैल्यू हमको गिफ्ट कर देता है। अब भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने बोला था इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। देखो एंगल ऑफ रिपोज आपको दे रखा है, मतलब आपको म्यू एस दे रखा है, आप म्यू एस निकाल सकते हो। और जब क्वेश्चन में कुछ भी अता पता ना होना तो म्यू एस और म्यू की हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वल। इतनी सी बात है। तो देखो क्वेश्चन में हम लोग जाके फंस गए, हमको चाहिए था म्यू के, और म्यू के क्वेश्चन में नहीं गिवन है। हमने देखा एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है क्वेश्चन में, थीटा आर इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है 37 डिग्री, और हमें पता है
कि म्यू एस इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा आर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू एस इज इक्वल टू टेन 37 डिग्री। टेन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हम ट्राइंगल बना लेते हैं। अगर ये 37 है तो ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 5, और 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 37 इज इक्वल टू 3/4, रख दो यहां पे। टेन 37 इज इक्वल टू 3/4। 3/4 कितना होता है 0.75। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.75। क्या इतना समझ में आया? पर हमें तो चाहिए म्यू के, तो हम लोग क्या कर लेंगे, कंसिडरिंग म्यू के टू बी इक्वल टू म्यू एस। तो देखो म्यू के की वैल्यू को भी हम लोग 0.75 ले लेंगे, और आर हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा एफ के इज इक्वल टू 0.75 इंटू, रिएक्शन निकाले थे ना, हाँ 14.14, 14.14। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 14.14 इंटू 0.75, 10.605, 10.605 न्यूटन। क्या यहां तक समझ में आया? आप लोग खुद देखो, इस लाइन ऑफ एक्शन में ये ज्यादा है और ये कम है, इसलिए तो बॉडी मूव कर रही है। आप लोग खुद देखो, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन में दो ही फोर्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है mg sin 45 और एक दिख रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर दोनों इक्वल होते तो बॉडी वहीं बनी रहती, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा है। अपने आप आया ना, उसकी वैल्यू ज्यादा। हमने तो शुरुआत में देख के बता दिया था, एंगल ऑफ रिपोज से एंगल ऑफ प्लेन ज्यादा है, इसलिए बॉडी मूव करेगी ही करेगी। मैथमेटिकली भी वो प्रूव हो गया। देखो इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसकी वैल्यू कम आ रही है, मतलब इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली कितनी, 10.605 निकाल ली। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका असलरेशन आपको निकालना है। असलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इधर, तो फोर्सेस भी किधर के लोग हैं, इसी लाइन ऑफ एक्शन के। इस लाइन में आपको कितने फोर्स दिख रहे हैं, दो। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। अरे ये हमारा ब्लॉक है, इस पे इधर लग रहा है 14.14 और इधर लग रहा है 10.6। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स इतना होगा ना, इस डायरेक्शन में 14.14 माइनस 10.6, यही तो होगा नेट फोर्स। अरे तुमको 100 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं और 20 न्यूटन से इधर, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 80 न्यूटन इधर। वही तो मैंने किया है। तो नेट फोर्स आ गया ये, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू असलरेशन। इसको माइनस करके देखो कितना आता है, 14.14 माइनस 10.6 कितना आ गया, 3.54। तो 3.54 इज इक्वल टू मास कितना दिया है, 2 kg। हाँ तो मास दिया हुआ है 2 kg, तो असलरेशन कितना हो जाएगा, 3.54 डिवाइडेड बाई 2। इससे कट कर देना 1.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू असलरेशन। तो नेट फोर्स हमने किस डायरेक्शन का निकाला, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। क्या इतना समझ में आया, पक्का? तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। दिमाग में घुस रहा है ना? देखो बहुत दिन छुट्टी, सबका मूड फ्रेश है, इसलिए सब बच्चे अच्छे से कर रहे हैं आज। अगला वाला क्वेश्चन है ये, इसमें देख के बताओ, फाइंड वेदर द ब्लॉक ऑफ 20 kg, इसका मास दिया हुआ है 20 kg,
इज इन मोशन और स्टेशनरी, बताओ देख के, ये मोशन में होगा कि स्टेशनरी होगा? कैसे बता दिए? ऐसे ही अंदाजे से 53 ज्यादा दिख रहा है इसलिए। क्या एंगल ऑफ रिपोज दिया है क्या क्वेश्चन में? तो फिर कैसे बोल दिए? मे भी करके नहीं होता। देखो भाई तुमको, हाँ हाँ, म्यूएस दिया है तो स्टेशनरी ये नहीं, म्यूएस आपको इसलिए दिया है ताकि आप थीटा आर निकाल सको। थीटा आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज। अरे तुम्हारे पास अगर म्यू एस है तो तुम मे बी क्यों कर रहे हो? आपको अगर म्यू एस पता है तो आप एंगल ऑफ रिपोज निकाल लो। मान लो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू मान लो आ गई 65 डिग्री, तो बताओ अभी ब्लॉक मूव कर रहा होगा कि नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि 65 डिग्री तक के रुक सकता है। लेकिन मान लो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू आ गई 46 डिग्री, तब करेगा, क्योंकि 53 डिग्री पे है प्लेन। तो ये एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकालें? भाई फॉर्मूला पता है हमको, तो मुझे निकाल के बताओ यहाँ पे कि ये मूव करेगा कि नहीं करेगा। सारे बच्चों को पता है सब चीज। बताओ ब्लॉक मूव किया या नहीं किया? बताओ, कोई भी बताओ, ऑनलाइन बैठे हैं वो बच्चे बताएं, ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? किसी का एंगल ऑफ रिपोज आया? क्यों नहीं आया? फॉर्मूला तो पता है। एंगल ऑफ रिपोज आया? पहले एंगल ऑफ रिपोज तो निकालो। हाँ, ये फॉर्मूला आपने सही लगाया है, निकालो एंगल ऑफ रिपोज। हम्म हम्म इसलिए आप लोगों को अपने कान नाक आंख मुंह सब खोल के रखना चाहिए क्लास में। देखो क्या दिया हुआ है, म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.75, और यही किसके बराबर होता है? टेन थीटा आर के। 0.75 को भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या लिखा था? हाँ क्या? 3/4। 3/4 इज इक्वल्स टू टेन थीटा आर। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो यहाँ पे ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। अरे तो ये एंगल क्या होगा? 37। तो ये 1037 है। नहीं समझ आया? जिनको नहीं आया वो लोग देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यू एस इज इक्वल टू 0.75, और हमें पता है यही होता है टेन थीटा आर के। फॉर्मूला है म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा आर। अब 0.75 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/4।
ये ऐसे ही फंसाता है। तो 3/4 इज इक्वल्स टू टेन थीटा आर, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है। और ऐसे सारे ट्राइंगल जिसका परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 37। ये हम लोगों ने याद किया हुआ है। तो थीटा आर की वैल्यू कितनी आ गई, 37 डिग्री। सोचो 37 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज है, उत्ते पे लुढ़क जाता है ये, यहां पे मोशन होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि एंगल 53 डिग्री है यार प्लेन का। तो यहां तो मोशन होने वाला है भाई। और अगर मोशन होने वाला है तो आप लोगों को फिर से फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और असलरेशन निकाल, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया ये, बिल्कुल। अब मुझे बताएंगे कौन, निकलो मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो, चलो बताओ ये क्या है, एम जी, वेरी गुड। ये क्या है, एम जी साइन थीटा, वेरी गुड। एम जी साइन 53 लिख देते हैं यहाँ पे, क्या थीटा थीटा लिखना है ना। और ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस 53। और ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पे मोशन होगा, आप लोगों ने ही बताया है, तो मैं एफ के लिखूंगा। एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू आर। लेकिन यार हमारे पास तो म्यू एस है, म्यू के तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, हम काम चला लेंगे कि नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, म्यू एस को और म्यू के को इक्वल मान लेंगे। कितना क्लियर है। हाँ, तो म्यू एस दिया हुआ है, आर किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो, ये है रिएक्शन फोर्स, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस लाइन पे हमको तो ये और ये दिख रहा है बस, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस 53। कॉस 53 कितना होता है, बना लो ना फिर से ट्राइंगल। ये अगर 53 है तो सामने वाली साइड कितनी होती है, 4, नीचे वाली साइड 3, ये वाली साइड 5। कॉस 53 बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। तो वैल्यू पुट कर देंगे, सब आ जाएगा इसमें, आप लोग वैल्यू निकाल के बताना फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन की। क्या नेक्स्ट क्लास में ये करके आएंगे, बहुत बढ़िया। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, ऐसे मत देखिए मुझे। इस क्वेश्चन को जो जो सॉल्व कर लेगा वो अपने घर जाते जाएगा, ठीक है। शुरू हो जाओ। तो 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4, याद रहेगा नहीं। तो यहाँ पे म्यू एस और म्यू के दोनों दिया हुआ है, एंड ब्लॉक mass is 2 kg, then find the frictional force and acceleration of the block.
अच्छा यहाँ पे ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? कैसे पता? कैसे पता एंगल ऑफ रिपोज 53 डिग्री है? जब 0.75 था ना म्यू एस, तब कितना आया था? 37 आया था। 0.4 में तो और कम आएगा। सारे क्वेश्चन लिख के लाया इसलिए। जब 0.75 था तब एंगल ऑफ रिपोज कितना आया था? 37। क्वेश्चन में आप लोगों को मान लेना है कि मोशन में रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें 0.4 दिया हुआ है, तो इसमें देखो म्यू एस इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.4, यानी कि टेन थीटा आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.4। लेकिन 0.4 को ना हम लोग बता नहीं सकते, जैसे 0.75 में बड़ा अच्छा मिल गया था, यहाँ पे ना मिलेगा नहीं कुछ भी। तो इसमें हमको ना कंसिडर करना पड़ेगा कि ब्लॉक मोशन में है करके, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ दिया है देन फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। यहाँ ऐसा नहीं पूछा है ब्लॉक मोशन में है कि रेस्ट में, इसने बोल दिया सीधे निकालो एक्सेलरेशन और फोर्स। मतलब हम समझ जाएंगे कि ये मोशन कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो ब्लॉक तो हमारा मोशन कर रहा है, अब आपको निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑल। चलो इसका पहले तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले कौन सा फोर्स बनाना अच्छा लगता है? एम जी। और उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके बाद चलो बताओ ये कौन सा फोर्स है? आर। ये कौन सा फोर्स है? एम जी साइन 37। एम जी कॉस 37। मोशन कर रहा है यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो निकालो निकालो फटाफट। हाँ आंसर निकालना पड़ेगा आपको, जो सबका आंसर है वही सही आंसर है। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? कुछ तो बचा नहीं इसमें। फ्री बॉडी डायग्राम जिसने बना लिया उसने सब कुछ कर लिया। और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? हाँ। अच्छा बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? मूव करेगी तो इसी तरफ मूव करेगी। इस लाइन पे कितने फोर्स दिख रहे हैं? दो। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एम जी साइन 37 माइनस एफ के इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2 kg इंटू एक्सेलरेशन। एफ के निकाल लेना। एफ के किसके इक्वल होगा? म्यू के इंटू आर। आर कैसे निकालें? अरे भाई इस लाइन पे देखो, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस 37। कॉस 37 कैसे निकालें?
बना लो एक ट्राइंगल। अगर ये 37 है तो ये कितना होगा 5, ये 4, ये 3। तो cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। सारी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो देखो इसमें ना दो दो दिए हुए हैं आपको, म्यू एस भी दिया हुआ है, म्यू के भी दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या लगाया यहाँ पे म्यू के, क्योंकि ब्लॉक मोशन में है। अगर कोई बच्चा धोखे से म्यू एस लगा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों दिया हुआ है तो हम म्यू के लेंगे, पर अगर सिर्फ लिखा होता कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस तो हम उसको म्यू के कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है, होमवर्क है ये। क्वेश्चन में क्या है कि ना एक प्लैंक के ऊपर, मतलब लकड़ी का एक तख्ता है, उसके ऊपर एक बॉक्स को रखा हुआ है, और उस बॉक्स को ना एक सॉरी उस ब्लॉक सॉरी जो तख्ता है उसको एक साइड से उठाते जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा कि बॉक्स सरक जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक। यानी कि आप लोगों को म्यू एस निकालना है। तो म्यू एस कैसे निकालोगे, एंगल वेंगल की बात चल रही है तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा आर, मतलब एंगल ऑफ रिपोज निकालना पड़ेगा आपको। आप आंसर तक के पहुंच जाएंगे। इसको आप लोग बना के लाएंगे। क्या अगला बनेगा, पुलिंग और पुशिंग, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो चलिए यहां तक के आप लोग इसको सॉल्व करेंगे एक तो, उसके बाद और कौन सा सॉल्व करके लाएंगे घर से, इसको भी कंप्लीट करना है। क्वेश्चन कोई भी अधूरा नहीं छोड़ना है। और उसके बाद स्टार्टिंग में जो दिया था मैंने, जिसमें आपको कंपेयर करना था, ये वाले क्वेश्चन में एक इस तरफ से था पुलिंग फोर्स और एक इस तरफ से था पुशिंग फोर्स। कौन सा ज्यादा आएगा, पुशिंग या पुलिंग? पुशिंग। पुश करने में ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। तो देखना ऑब्वियसली इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था, ये इसको मत वो कर लेना कंसिडर। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए, और एक लास्ट वाला होमवर्क। ठीक है, चलिए जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी लीव कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। ओके।